ये कहानी है दो दोस्तों की जो आपस में केवल दोस्त ही होते हैं और वो सब कुछ करना चाहते हैं जो एक कपल बंद कमरे के अंदर करते हैं, लेकिन वे प्यार, इश्क, मोहब्बत, कमिटमेंट से दूर रहना चाहते हैं। मूवी का नाम है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। तो कहानी शुरू होती है इस मूवी के लीड कैरेक्टर को दिखाते हुए, जिसका नाम है डीलन। वो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है कि तभी उसके गर्लफ्रेंड का एक फोन आता है जो उसे मिलने के लिए बुला रही होती है। वही हम दूसरी तरफ इस मूवी के लीड एक्ट्रेस जेमी को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही थी। डीलन लॉस एंजलिस में रहता है और जेमी न्यूयॉर्क में रहती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जेमी का बॉयफ्रेंड जेमी से और डीलन की गर्लफ्रेंड डीलन से ब्रेकअप कर लेती है। ब्रेकअप की वजह से दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग कभी भी रिलेशनशिप के चक्कर में अब नहीं पड़ेंगे और केवल अपने लिए ही जिएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। जेमी एचआर डिपार्टमेंट में काम करती थी, यानी वो लोगों को काम के लिए रिक्रूट करती थी। इसी वजह से वो डीलन को जीकी मैगजीन में इंटरव्यू देने के लिए न्यूयॉर्क बुलाती है। दरअसल वो डीलन को 6 महीने से फॉलो कर रही थी क्योंकि डीलन अपने काम में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब था। इसी वजह से जेमी हर हाल में चाहती थी कि वो जीकी मैगजीन के लिए काम करे। इसके अलावा डीलन को हायर करने के लिए उसे काफ़ी शानदार कमीशन भी मिलने वाला था। आगे हम देखते हैं कि वो उसे पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट जाती है और वहाँ पर उनकी पहली मुलाकात होती है। जब वे टैक्सी में बैठकर वापस आ रहे होते हैं तब डीलन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस कंपनी में काम करने के लिए योग्य हूँ। इस पर जेमी उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए कहती है कि मुझे विश्वास है कि तुम इस इंटरव्यू को इजीली क्रैक कर लोगे, बस तुम अपना 100% दो। उसके बहुत समझाने पर डीलन मान जाता है और इंटरव्यू देने के बाद उसको जॉब भी मिल जाती है। जॉब मिलने के बाद भी डीलन अभी भी संतुष्ट नहीं था। वो जेमी से कहता है कि वो केवल एक नौकरी के लिए अपनी लाइफ को कैसे बदल सकता है। दरअसल उसे न्यूयॉर्क शहर कुछ रास नहीं आ रहा था। इस पर जेमी उसे असली न्यूयॉर्क शहर घुमाने के लिए ले जाती है और उसे न्यूयॉर्क की सभी खूबसूरत जगहों पर घुमाती है। डीलन ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि जिस न्यूयॉर्क शहर को उसने टीवी में देखा था यह उससे काफ़ी अलग था और इसी वजह से वो जीक्यू कंपनी में एज एन असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर के पद में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन जेमी उसके ऑफिस में आती है और उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करवाती है और कहती है कि वो साल भर से पहले अपने जॉब को ना छोड़े, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो जेमी को उसे रिक्रूट करने के बदले जो बोनस मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। इसके बाद डीलन और जेमी लंच करने के लिए बाहर जाते हैं और यहाँ पर ये दोनों अपने पास्ट के बारे में एक दूसरे को बताते हैं कि कैसे उनका ब्रेकअप हुआ था और अपने फैमिली के बारे में भी बातें करते हैं। यहाँ पर जेमी डीलन को अपने घर में अगले दिन हो रही एक पार्टी में बुलाती है। अगले दिन शाम को डीलन जेमी के घर जाता है और यहाँ दोनों पार्टी में काफ़ी एंजॉय करते हैं। अब धीरे धीरे उनकी दोस्ती काफ़ी गहरी होती जाती है। काम के बाद वे एक दूसरे से खूब मिलते हैं और घूमते हैं, मज़े करते हैं। एक दिन जब दोनों बैठकर टीवी देख रहे होते हैं तब जेमी कहती है कि काश उनकी ज़िंदगी भी इन मूवीज़ की एक्ट्रेस की तरह होती तो कितना मज़ा आता। मेरे बाल भी हमेशा बंधे रहते, किसी बात की कोई फिक्र नहीं होती, और जब मैं उदास होती तो शाही घोड़े पर बैठ के कोई राजकुमार आता और मुझे मनाता। इस बात पर डीलन कहता है कि ये सब केवल फिल्मी बातें हैं और उसका रियल ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं होता। इसके बाद दोनों आपस में अडल्ट बातें करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर डीलन लड़कियों को बहुत बुरा भला कहता है और जेमी लड़कों को। तभी डीलन कहता है कि सेक्स एक टेनिस मैच की तरह होना चाहिए, बस खेलो और निकल जाओ, नो इमोशन नो ड्रामा। तभी डीलन के ठरकी दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जेमी को उसके साथ एक टेनिस मैच खेलने के लिए कहता है। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर कौन सी टेनिस मैच की बात हो रही है। इस पर जेमी कहती है कि वो उसे इस नज़र से नहीं देखती है। डीलन कहता है कि इसी वजह से तो वो कह रहा है, क्योंकि इससे वो केवल फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाएंगे और फालतू के अट्रैक्शन और कमिटमेंट से बचे रहेंगे, केवल मौज मस्ती करेंगे। थोड़ी देर समझाने के बाद जेमी भी राजी हो जाती है। दोनों बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि दोनों केवल दोस्ती बनकर रहेंगे, कभी बाबू सोना नहीं बनेंगे, ताकि ये फालतू के कमिटमेंट से बच सके। इसके बाद इन लोगों में स्टार्ट हो जाता है टेनिस का मज़ेदार गेम, जिसे हर कोई खेलना चाहता है। अब इसके बाद होता यह है कि फिजिकल रिलेशन बनने की वजह से दोनों में चीज़ें ऑकवर्ड हो जाती है और कुछ दिनों तक दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। एक दिन जेमी लंच टाइम के दौरान डीलन के ऑफिस जाती है। दोनों वहाँ से निकलकर एक गार्डन में जाते हैं जहाँ जेमी कहती है कि हमें लगा था कि फिजिकल रिलेशन बनाने से हमारे दोस्ती पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे फ़र्क पड़ रहा है, इस वजह से हम अब ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अगले ही दिन दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते और फिर से रात भर टेनिस का मैच खेलते हैं और ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। मतलब अब हर रात वो दोनों टेनिस का मजा उठाने लगते हैं। एक दिन जेमी डीलन से कहती है कि मुझे लगता है कि अब मुझे एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए और उसके लिए हमें ये सब बंद करना पड़ेगा। अगले दिन जब दोनों घूमने के लिए जाते हैं तब वहाँ पर जेमी को एक लड़का पसंद आता है और वो तुरंत उसे बात करने जाती है और अपने टैलेंट यूज़ करके उसका नंबर भी ले आती है। जिसके बाद इन दोनों में डेटिंग शुरू हो जाती है। ये बंदा एक डॉक्टर होता है जो कि बच्चों का इलाज करता है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने में लग गए थे, जिस वजह से वो दोनों 4 दिनों तक लगातार मिलते हैं और 5वां दिन ये दोनों भी एक टेनिस का मैच खेलते हैं। अगली सुबह डॉक्टर जेमी को बिना बताए ही वहाँ से रफू चक्कर होने लगता है, जिसको जेमी देख लेती है और उसे वहाँ से भागने का कारण पूछती है। तो वो कहता है कि वो उसके सपनों का राजकुमार नहीं बन सकता है। ये सुन के जेमी की आतामाजी सड़क जाती है और वो तुरंत उसे डांट कर वहाँ से भगा देती है। अब इसके बाद जेमी डीलन के पास जाती है और उसे भड़वा डॉक्टर के बारे में बताती है। इस पर डीलन कहता है कि शायद डॉक्टर एक प्रो टेनिस प्लेयर था जो अपना ठरक पूरा करने के बाद भाग गया। फिर वो जेमी से कहता है कि उसे अपनी मॉम के साथ वीकेंड पर छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जाना चाहिए। जाने से पहले वो जेमी को एक पेंटिंग गिफ्ट करता है, जिसे पाकर वो बहुत ही खुश होती है। पेंटिंग लेकर जब जेमी घर आती है तो वहाँ पर उसे उसकी मॉम की एक लेटर मिलती है, जिस पर लिखा होता है कि वो वापस जा रहे हैं। अपनी मॉम की वापस चले जाने पर उसका छुट्टियों का प्लान कैंसिल हो जाता है। इसके बाद जेमी डीलन को कॉल करती है और डीलन उसे उसके साथ अपने घर लॉस एंजलिस चलने के लिए कहता है, क्योंकि वो वीकेंड पर घर जा रहा होता है। पहले तो जेमी थोड़ी हेजिटेट करती है पर डीलन के फोर्स करने पर मान जाती है और दोनों लॉस एंजलिस डीलन के घर पहुंचते हैं। वहाँ पहुंचने पर डीलन की सिस्टर और उसके पापा डीलन के साथ जेमी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डीलन के पापा को अल्जाइमर की प्रॉब्लम थी, यानी भूलने की बीमारी, और उनका तलाक भी 10 साल पहले ही हो चुका था।
डिलन का घर एकदम बीच के नजदीक एक खूबसूरत जगह पर थी और वहाँ डिलन और जेमी काफी एंजॉय करते हैं। आगे हम देखते हैं कि जेमी और डिलन के सिस्टर आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ वो जेमी को डिलन की बचपन की फोटोज दिखाती है। अब हम रात में डिलन को देखते हैं जो छुपके जेमी के कमरे में आता है टेनिस खेलने के लिए, लेकिन यहाँ पर जेमी उसे कहती है कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि फिर से कभी फिजिकल नहीं होंगे। इस पर डिलन कहता है कि पहली बात तुम अभी सिंगल हो, और दूसरी बात जब तुम मेरे सिस्टर के साथ बैठकर बातें कर रहे थे तब उस टाइम तुमने कुछ इशारे किए थे, तो मुझे लगा कि तुम टेनिस खेलने के लिए इशारे कर रही हो। इसके बाद वे बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद जेमी का मूड भी टेनिस खेलने को करता है और दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते और फिर से टेनिस का एक बहुत ही रोमांचक राउंड शुरू होता है। रात में जब डिलन जेमी के कमरे से बाहर आ रहा होता है तब उसकी सिस्टर एनी उसे देख लेती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि सब लोग बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर जेमी की बर्ताव थोड़ी बदली बदली से लग रही थी, जैसे मानो वो डिलन को पसंद करने लगी है और उसके फैमिली से मिलकर काफी खुश नजर आ रही थी। अगले दिन डिलन जेमी को लॉस एंजलिस घुमाता है। इसी दौरान वो दोनों शहर के लैंडमार्क हॉलीवुड भी जाते हैं और फेंस कूद कर उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं। इसके कारण तुरंत वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो डिलन को नीचे उतरने के लिए वार्निंग देती है, लेकिन डिलन को ऊंचाई से डर लग रहा था, जिसके कारण पुलिस को उसे वहाँ से निकालना पड़ता है। उसकी वीडियो न्यूज़ में काफी वायरल हो जाता है और उसकी सिस्टर हंसकर उसका बहुत मजा लेती है, क्योंकि अगले हफ्ते में एनी को कहीं जाना होता है। इसी वजह से वो डिलन से अपने डैड को अपने पास रखने के लिए कहती है। इस पर डिलन से कहता है कि डैड अब उसके पास ही रहेंगे न्यूयॉर्क में। अब यहाँ पर जब एनी उसे पूछती है कि अब हमारी मुलाकात जेमी से फिर से कब होगी, तब डिलन थोड़ा रूडली रिप्लाई करता है कि मुझे क्या पता। इस पर एनी उसे पूछती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड से कोई झगड़ा हुआ है क्या, तो डिलन कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो सिर्फ एक दोस्त है। इस पर एनी कहती है कि मैंने तुम्हें कल रात को उसके कमरे से बाहर निकलते हुए देखा है, इसलिए मुझसे झूठ मत बोलो। इस पर डिलन कहता है कि वो सिर्फ मेरी दोस्त है और वो बस केवल मौज मस्ती करने के लिए फिजिकल होते हैं और उनके बीच में कोई कमिटमेंट नहीं है। इस पर एनी उसे कहती है कि जेमी बहुत ही अच्छी लड़की है और तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए तुम्हें उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेना चाहिए। इस पर डिलन कहता है कि मैं उसे कभी भी अपना गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता, वो बहुत ही ज़्यादा जज्बाती है और उसका दिमाग भी खराब है। अब उनकी ये सारी बातें जेमी भी सुन रही होती है। रात में जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं तब जेमी वहाँ पर आती है और उनसे कहती है कि किसी काम के कारण उसे न्यूयॉर्क वापस जाना पड़ेगा। दरअसल उसे डिलन की बातों से काफ़ी दुख पहुंचा था। यहाँ पर सब लोग उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती है। कुछ दिनों के बाद डिलन भी न्यूयॉर्क आता है। वो जेमी को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसके कॉल का कोई भी जवाब नहीं देती है। आगे हम देखते हैं कि जेमी को एक कंपनी की तरफ से फ़ोन आता है और वो चाहते थे कि डिलन उनके लिए काम करे, लेकिन जेमी उनसे कहती है कि अभी उसका 1 साल का एग्रीमेंट खत्म नहीं हुआ है, इसलिए वो उसे जॉब छोड़ने के लिए नहीं बोल सकती। अब हम डिलन को देखते हैं जो जेमी से कांटेक्ट करने की बार बार कोशिश कर रहा था। जब उसका कॉल फिर से नहीं लगता है तब उसे लगता है कि वो जरूर अपने फेवरेट जगह पर होगी, तब वो तुरंत उस जगह पर जाता है और वहाँ पर वो जेमी से माफ़ी मांगता है। लेकिन जेमी उसे कहती है कि तुम एक अच्छे दोस्त नहीं हो सकते हो, क्योंकि दोस्त एक दूसरे की बुराई नहीं करते हैं। यहाँ पर दोनों की बहस होती है। इसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जेमी के पास एक फ़ोन आता है जिसमें यह बताया जाता है कि वो कंपनी वाले जो डिलन को उसके थ्रू हायर करना चाहते थे, उन्होंने डायरेक्ट डिलन से ही काम करने के लिए कॉन्टैक्ट कर लिया है। इसलिए मजबूरन जेमी को उससे मिलने के लिए जाना पड़ता है ताकि वो उसे उस कंपनी में जाने से रोक सके। इसके बाद वो डिलन से मिलती है, उसे काम ना छोड़ने के लिए कहती है और कहती है कि अगर उसने काम छोड़ दिया तो उसे उसका बोनस नहीं मिलेगा। इस पर डिलन उसे कहता है कि उसे यहाँ काम और नहीं करना है और उसका बोनस का पैसा वो खुद दे देगा। और यहाँ पर फिर से उनके बीच बहस हो जाती है। वहाँ से जाते समय जेमी कहती है कि मुझे तुम्हारे बोनस की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे हम देखते हैं कि जेमी की माँ जेमी को समझाने की कोशिश कर रही थी कि जो गलती उन्होंने की है वो गलती वो ना करे। वो कहती है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत से लड़के आए, लेकिन तुम्हारे डैड उन सब में मेरे लिए परफेक्ट थे, लेकिन मैंने ये बात समझने में देरी कर दिया। लेकिन तुम ये गलती मत करना, नहीं तो तुम भी मेरे जैसे अकेली रह जाओगी। अगले दिन डिलन अपने डैड को एयरपोर्ट पिकअप करने जाता है, जो उसके पास कुछ दिनों के लिए रहने आ रहे थे। यहाँ पर उसके डैड उसे बताते हैं कि जब मैं नेवी में था तो मेरी ज़िंदगी में एक लड़की आई थी जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं इस बात को कभी समझ ही नहीं पाया और शायद मेरे ईगो ने मुझे ये बात को समझने ही नहीं दिया। लेकिन जब समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काश मैं तुम्हारी उम्र में ही अपने प्यार को समझ पाता। मैं उसे कभी भूल नहीं पाया और शायद इसी वजह से तुम्हारी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। अब ये सुनकर डिलन को जेमी की याद आती है जो उसे बेहद प्यार करती थी, लेकिन उसने अपनी ईगो की वजह से सब बिगाड़ दिया था। यहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि इस रिश्ते में थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो इस रिश्ते को बचा लो, इसे टूटने मत दो। इसके बाद डिलन अपने डैड को घर छोड़कर अपने काम के लिए निकल जाता है। अब हम जेमी को देखते हैं जो अपने मॉम से बात कर रही थी, क्योंकि उसकी मॉम उसे एक जगह मिलने बुलाई थी। यहाँ पर जब जेमी अपने मॉम से पूछती है कि वो कहाँ पर है, तब उसकी मॉम कहती है कि वो टाई पहने हुए एक लड़के के पास खड़ी है। इस पर जेमी कहती है कि यहाँ पर तो बहुत से लोग टाई पहन रखी है। तभी वहाँ पर फ्लैश मॉब डांस स्टार्ट हो जाता है। तब उसकी मॉम कहती है कि वो सामने वाले सीढ़ी पर खड़ी है। जब जेमी उधर देखती है तो उसे वहाँ पर डिलन खड़ा मिलता है। दरअसल जेमी की मॉम जेमी को डिलन से मिलाने के लिए डिलन का साथ दे रही थी। यहाँ पर डिलन जेमी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो उसे बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है और वो उसके बेस्ट फ्रेंड को लौटा दे, क्योंकि मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड से प्यार हो गया है। और यहाँ पर डिलन जेमी को घुटने पर आकर प्रपोज करता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद डिलन सभी डांस करने वाले लोगों को घर जाने के लिए कहता है। दरअसल ये जो लोग डांस कर रहे थे वो भी इसकी ही प्लानिंग थी, क्योंकि वो जेमी को एक फिल्मी अंदाज में प्रपोज करना चाहता था। और मूवी के अंत में हम लोग देखते हैं कि वो दोनों डेट पर जा रहे होते हैं, जो कि उनकी साथ में पहली डेट होती है। और दोस्तों मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस ये थी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स की पूरी कहानी। तो इस मूवी से हमें क्या सीख मिलती है? एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते। नहीं बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। पता नहीं, हमारे तो कोई नहीं है।
तो जोक्स अपार्ट ये मूवी हमें सीख देती है कि कभी कभी हमारे सबसे खास चीज़ हमारे पास ही होती है, लेकिन हम उसकी कदर नहीं करते हैं। और अगर समय बीत जाता है तो हम भी डिलान के डैड की तरह पूरी उम्र पश्चाताप करते हैं। लेकिन अगर सही समय पर हम अपने प्यार को पहचान लेते हैं तो हमारी लाइफ खुशहाल हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी 2011 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर।